नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दाजीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मोदी कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके बाद खगोल शास्त्री आर.सी. कपूर ने कहा कि 60 आवेदकों में से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिसमें से अनुमान है कि 3 अंतरिक्ष यात्री को 2025 में 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और फिर वापस सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से लाया जाएगा। 60 एप्लीकेंट्स में से जो लेवल 1 सिलेक्शंस हुए तो फाइनली 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जिनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाएंगे। 400 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, 3 दिन तक उसमें रहेंगे और फिर उनको वापस उतारा जाएगा। हम कम खर्च में जो है और सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं और इसकी पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें इसरो के मामले में तो पिछले 60 साल से ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर हम देखें तो दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज में इसरो है और कौन किससे कम है इस तरह की अब बात जो है मायने नहीं रखती। हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम हमारे अगले 25 साल जो आप ये समझिए कि काफ़ी रोमांचपूर्ण रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का मिशन है, वीनस का मिशन है, मंगल ग्रह का मिशन है। गगनयान को लेकर के तो बहुत समय से चर्चा है और उसके बारे में जो इसरो के शुरू से काफ़ी समय से न सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो हैं टेस्ट व्हीकल लॉन्चेस हुई हैं। इसके अलावा जो है पैराशूट ड्रॉप टेस्ट और भी कई तरह के टेस्ट किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में 60 एप्लीकेंट्स में से जो लेवल 1 सिलेक्शंस हुए तो फाइनली 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जिनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाएंगे और ऐसा अनुमान है कि 2025 में गगनयान जो है अंतरिक्ष में जाएगा और 400 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, 3 दिन तक उसमें रहेंगे और फिर उनको वापस उतारा जाएगा। तो कहने की बात बहुत ही आसान है, लेकिन इस सब के पीछे जो है वर्षों की तैयारी है और आप ये समझिए कि जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स हैं उस पर काम चल रहा है। क्योंकि एक वजह है कि जो इंसानी ज़िंदगी है वो बहुमूल्य है, वो किसी भी कीमत पर उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएं और सुरक्षित वापस आएं, उस दृष्टिकोण से ही इतनी समय से ये तैयारी चल रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब गगन यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और एक बहुत लंबे समय से भारतीय सपना देख रहे थे वो पूरा होगा। बहुत दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की तरफ देख रहे हैं, जो आए दिनों में जो इसरो जो कर रहा है, जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी ने कर रहा है कि पूरी दुनिया से के स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे तरफ देख रही है। ये कितना प्रेशर रहेगा हमारे ऊपर, कितना ये रहेगा सर इसको देखे तो, ये मिशन को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं और हम कम खर्च में जो है और सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं और इसकी पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें इसरो के मामले में तो पिछले 60 साल से ही है। तो उस लिहाज से अब वो सीमित नहीं है और चूँकि इस समय जो है जो ख़बर ये है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो काम तो बहुत पहले से चल रहा था और इसरो के अलग अलग अंग विभिन्न प्रकार की तैयारियों में बहुत पहले से जुटे हुए थे। तो कई सारे चरणों में और कई सारे फ्रंट्स पर काम शुरू होता है, चलता है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो सबसे पेचीदा कार्यक्रम किसी भी देश के लिए हो सकता है। तो उस लिहाज से जो है हमको ज़बरदस्त तैयारी करनी होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में यात्री बिना किसी दिक्कत के अपने कार्यों को संपन्न कर सकें, तो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम और थर्मल सिस्टम और उनकी जो भी प्रोपल्शन मॉड्यूल है और दूसरे रिटर्न के लिए री एंट्री मॉड्यूल है, वो सब का जो है लिहाज से तैयारी होती है। तो इसरो के विभिन्न अंग उस दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज में पहुंचे हुए हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर हम देखें तो दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज़ में इसरो है, और कौन किससे कम है इस तरह की अब बात जो है मायने नहीं रखती। हर कोई एजेंसी अपने अपने स्पेशलाइजेशन रखती है, कोई किसी दिशा में आगे बढ़ गई, कोई किसी दिशा में आगे बढ़ गई। हम भी किसी से कम नहीं हैं, और हम हमारे अगले 25 साल जो आप ये समझिए कि काफ़ी रोमांचपूर्ण रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का मिशन है, वीनस का मिशन है, मंगल ग्रह का मिशन है। इसके अलावा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इसरो समय समय पर सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि चहुमुखी प्रगति हो रही है। सर, ये गगनयान अगर सक्सेस होता है तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा सर, ये मिशन अगर सक्सेस होने के बाद, इसके बारे में? देखिए, चंद्रयान 3 जब सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की सतह पर उतर गया, तो सारी दुनिया ने एक बार मुड़ के देखा कि भारतीयों ने क्या कर दिया है। लेकिन इस दिशा में बहुत पहले से ही प्रगति हुई थी। चंद्रयान 2 के मामले में थोड़ा जो है थोड़ी सी असफलता रही, लेकिन काफ़ी हद तक वो मिशन भी सक्सेसफुल रहा है, उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो दुनिया में जो है इसरो की अपनी एक विशिष्ट स्थिति है, तो उनकी नज़रों में जो है वो काफ़ी ऊंचे स्थान पर है, और भारतीय एक्सपर्टीज़ को अब विभिन्न देश जो है इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। वो भारत के साथ सहयोग करके या भारत के ज़रिए अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, और अपने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो ये एक टेस्टिमनी है कि इसरो ने काफ़ी कुछ जो है अचीव किया है, और आने वाले समय में तो अब तो एक किस्म से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हमको माना। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र बिल में आएगा, जिसके बाद विपक्ष से इस मंजूरी को असंभव और नॉट प्रैक्टिकल बताकर वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ बोलते नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन पर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। मुझे लगता है कि ये समस्या की तलाश में एक समाधान है। पीएम मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि राष्ट्र पार्टी रहे और बाकी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाए। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, यह भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं। जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है, और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी की आइडियोलॉजी RSS की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने MPs थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी
और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए, कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे। आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले। एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए। अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे, आप क्यों कराएंगे। अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे आप। तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना, विधान बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए तो कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे और फिर उसके बाद झारखंड का पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे। अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने हमला बोला है। गाजियाबाद में अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने सपा को घेरा और कहा कि ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं। जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार
हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधड़ा से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी, और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, ये गुंडागिर्दी और अराजकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत के युवाओं के लिए नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए इस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार के एक बृहत अभियान को। यूपी के मथुरा में बुधवार को शाम रेल हादसा हो गया। वृंदावन रेलखंड पर कोयला लदी मालगाड़ी के 27 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक दूसरे पर चढ़ गए हैं। इससे डाउन और अप दोनों रूटों पर यातायात। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी ने RML अस्पताल में करोल बाग घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। आतिशी ने न केवल उनका हालचाल पूछा बल्कि इस कठिन घड़ी में उनके प्रति अपनी पूरी संवेदनशीलता और समर्थन का भरोसा भी दिया। वहीं हम आपको बता दें कि बुधवार को करोल बाग इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से कई लोग दब गए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम चीन से दिल्ली पहुंची। भारत ने चीन के खिलाफ अपनी जीत के साथ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम के रूप में अपनी स्थिति मजबूत।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आज इस स्थिति में क्यों हैं। हम इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि हमने 1952, 1957, 1962, 1967 में एक राष्ट्र एक चुनाव की शुरुआत की थी और फिर क्या हुआ कि 1967 में कई राज्य सरकारें चुनी गई, वे अपना पूरा कार्यकाल नहीं निभा पाई। कुछ सरकारें कुछ महीनों में गिर गईं, कुछ उसके बाद गिर गईं। इतिहास ने ऐसी स्थिति दी है, दोनों चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमें अलग अलग समय में एक अलग चुनाव क्रम अपनाना पड़ा। My reaction is that it's simply not practicable, and I'm just surprised that they're going this far with it. Let's not forget why we are in this situation. The Prime Minister may be right that it's distracting to have elections somewhere or the other every 6 months, but the reason we are in that situation is we started off with one nation, one election in 52, 57, 62, 67. And then what happened was in 67, some of the state governments elected didn't survive their full term. Some collapsed in a few months, some collapsed thereafter. So at different times, elections had to be called at different cycles. The central government, the election was called early in 71. Similarly, the election that was due in 76 got postponed to 77. So history has given us a situation where both the central government and pretty much every state government at different times has had to have a different election cycle. Now, how do you prevent that? Secondly, if you artificially try and push everyone into one date, a state government that's been elected for 5 years, if they're forced to go to the polls again after 3, couldn't they go to the court and say this is unconstitutional? They have a people's mandate for 5 years? Of course they can. Thirdly, what about those who are finishing their 5 years too early and will be given an extension? On what basis can the people be denied the right to choose their representatives? So that's another problem. Fourth problem is that in future also, when governments can come and go, you're in a situation where you will go to an enormous trouble and expense to consolidate everything once, and once again you will find within, if not immediately, maybe within 10 years, 15 years, you'll again go back to square one. So it seems, I mean, one should remind the government of the old American expression, if it ain't broke, don't fix it. When something is more or less working as it is meant to work, why do you want to go around changing it? It's something which at the moment is creating unnecessary complication. But let me stress, we have not seen the bill. It's only been approved by the cabinet today. Let the bill come. Let's look at all the details. Let's have a discussion. I'm assuming there is a possibility that the government might give it to a parliamentary standing committee to study in detail. But if not, we'll certainly want to have a detailed discussion in Parliament. I'm told it will require 18 constitutional amendments to pass all these provisions. Many of those amendments will require state governments also to pass them in their assemblies. Does the BJP really think this is realistic to do within even the remaining years of their term? I'm not at all optimistic for that. पश्चिम बंगाल भाजपा महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पोल ने कहा कि ये खुशी की बात है। हमारी मुख्यमंत्री भी कहती थी कि हर दिन चुनाव हो रहे हैं, विकास और काम नहीं हो रहा है। अब सारे चुनाव एक साथ एक बार में होंगे और 5 साल काम करें। हर चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा ही है। ये अच्छा निर्णय है कि और विरोधियों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, सबको खुश होना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते थे कि हर दिन एक तो इलेक्शन, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उन्नयन का काम नहीं हो रहा है। आज सारा इलेक्शन एक साथ, स्टेट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन एक साथ और 5 साल काम करते जाओ। आज दूसरे बात, हर इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्चा होता है। किसका पैसा? हमारा पैसा, आपका पैसा, इसका पैसा, हमारा टैक्स का पैसा। एक बार खर्च होगा, एक इलेक्शन होगा, खर्चा भी कम होगा। तो हमको लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और सारे विरोधियों को इसको सम्मान देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। अगर उन्नयन का सम्मान करते हैं तो, और अगर राजनीति करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। इजराइल के खिलाफ हो गया है जंग का ऐलान। जी हां, हिजबुल्लाह ने इजराइल से सीधी जंग की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, 18 सितंबर को इजराइल की सरहद में मौजूद चौकियों पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल लेबनान की सरहद पर जबरदस्त हमले किए। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।